तो व्यूअर्स, आज हम जिस फिल्म की बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है पैरासाइट, एक साउथ कोरियन फिल्म जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। साल 2019 में आई इस फिल्म ने ऑस्कर अवार्ड समेत कई बड़े बड़े अवार्ड्स जीते और इसके पीछे सिर्फ एक वजह थी, इसकी अनोखी चौंका देने वाली गहराई से भरी कहानी। ये फिल्म दिखाती है कि कैसे गरीबी और अमीरी के बीच खाई सिर्फ पैसों की नहीं होती बल्कि सोच की भी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस फिल्म की पूरी कहानी विस्तार और ट्विस्ट के साथ। तो मूवी की शुरुआत में हम एक गरीब फैमिली को देखते हैं जिसमें एक लड़का जिसका नाम कीवू अपनी बहन कीजून और अपने माँ बाप के साथ रहता है। ये लोग इतने गरीब होते हैं कि इनके पास मोबाइल रिचार्ज कराने तक के भी पैसे नहीं होते। वो लोग आसपास में जो फ्री के वाईफाई होते हैं उन्हीं से अपना काम चलाते हैं। फिलहाल इनके पास सिर्फ एक पिज्जा बॉक्स फोल्ड करने का ही काम होता है। सभी लोग कम समय में ज्यादा से ज्यादा बॉक्स फोल्ड कर सकें, इसके लिए वो यूट्यूब से कुछ वीडियो भी देखते हैं। पर बावजूद जब कंपनी की तरफ से इन बॉक्सेस को कलेक्ट करने के लिए आते हैं तो वो लोग टोटल पैसों में से भी 10% काट लेते हैं, क्योंकि इन्होंने जल्दी जल्दी के चक्कर में कुछ बॉक्सेस को सही से फोल्ड नहीं किया होता है। पैसे काटने का नाम सुनकर कीवो की माँ उस लड़की पे भड़क जाती है। बात को ज्यादा बिगड़ता देख कीवो किसी तरह उस पिज्जा गर्ल को समझाकर भेज देता है। कीवो नहीं चाहता था कि ये इकलौता काम भी उससे छूट जाए। खैर 10% कम ही सही, पैसे मिलने की खुशी में सभी लोग आज अच्छे से खाना खाते हैं। जब सब लोग खाना खा रहे होते हैं कि तभी वहाँ कीवू का दोस्त किम वहाँ आ जाता है। दरअसल वो आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जा रहा होता है, इसलिए वो जाने से पहले अपने दोस्त से मिलने आया होता है और तो उसके लिए एक बॉक्स भी लाया होता है। बॉक्स खोलने पर उसमें एक पत्थर निकलता है। पहले तो पत्थर को देखकर कीवू की फैमिली का चेहरा उतर जाता है, पर जब किम कीवू को बताता है कि ये कोई एक नॉर्मल पत्थर नहीं बल्कि इसे अपने घर में रखने से बरकत होती है, तो सभी लोग इसे तिलस्मी पत्थर समझकर अपने पास रख लेते हैं। और थोड़ी बातचीत के बाद किम अपने दोस्त कीवू को यहाँ आने का असली मकसद बताता है। किम बताता है कि वो एक पार्क फैमिली के घर में ट्यूशन पढ़ाता है, पर अब जैसे कि वो पढ़ाई के लिए अब्रॉड जा रहा है तो वो चाहता है कि कीवू उसकी जगह ट्यूशन पढ़ाए। फैमिली मालदार पार्टी है, सो पैसा भी अच्छा खासा मिलेगा। कीवू को पैसे की जरूरत तो थी, सो वो ट्यूशन के लिए किम को हाँ कर देता है। कीवू की बहन को फोटोशॉप की अच्छी नॉलेज थी, सो वो कीवू अपनी बहन के जरिए कुछ फेक सर्टिफिकेट बनवा लेता है ताकि इंटरव्यू में वट पड़ सके। नेक्स्ट डे कीवू मिसेस पार्क के घर जाता है। घर अंदर से आलीशान होता है, बिल्कुल कीवू के ड्रीम हाउस की तरह। खैर कीवू मिसेस पार्क से मिलकर उन्हें अपने सर्टिफिकेट दिखाता है, पर मिसेस पार्क को सर्टिफिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो कीवू के सामने एक प्रपोजल रखती है कि अगर तुम मेरे सामने मेरी बेटी को अच्छे से पढ़ाते हो तो तुम्हें ये जॉब मिलेगी, नहीं तो सॉरी। कीवू मान जाता है और मिसेस पार्क की बेटी डिया हान से कुछ ट्रिकी सवाल पूछता है, पर डिया हान उन प्रश्नों के सही से उत्तर नहीं दे पा रही होते, जिसपे कीवू एक अजीब हरकत करता है जिसे देख मिसेस पार्क भी चौंक जाती है। कीवू डिया हान की हाथ की नब्ज पकड़कर कहता है कि मैं जानता हूँ तुम अभी घबरा रही हो, बस तुम्हें इस चीज पे कंट्रोल करना है और फिर तुम देखना तुम अच्छे नंबरों से पास होगी। ये तरीका मिसेस पार्क को इतना अच्छा लगता है कि वो कीवू की सैलरी किम से भी बढ़ाकर उसे एडवांस में दे देती है। जाते जाते किम की नजर डाइनिंग हॉल में टंगी एक ड्राइंग पे पड़ती है। मिसेस पार्क से पूछने पर पता चलता है कि ड्राइंग उसके बेटे दा सॉ ने बनाई है और तो और वो अपने बेटे के लिए एक अच्छे आर्ट टीचर की तलाश में होती है। ये सुनने के बाद कि वो मिसेस पार्क को जेसिका नाम की एक टीचर सजेस्ट करता है और साथ ही वो जेसिका की इतनी तारीफ कर देता है कि मिसेस पार्क खुद उससे मिलने के लिए बेताब हो जाती है। जब अगले दिन कीवू वो आर्ट टीचर जेसिका को लेकर मिसेस पार्क के घर आता है तो हम देखते हैं कि यहाँ जेसिका कोई और नहीं बल्कि उसी की बहन जून होती है। यानी कीवू के दिमाग में कुछ तो चल रहा था। खैर कीवू जब जेसिका की मुलाकात मिसेस पार्क से करवा रहा होता है तब डिया हान वो देख लेती है और जिसके बाद वो जेसिका को कीवू की गर्लफ्रेंड समझने लगती है। और तभी यहाँ हमें एक बात पता चलती है कि कीवू को डिया हान पसंद करने लगी है। वहीं जब जेसिका दसों को जब थोड़ी देर को और उससे ऑब्जर्व करती है तो कुछ बातों को पता चलता है और उसे मिसेस पार्क से शेयर करती है कि आपके बेटे में कुछ मेंटली सिम्टम्स है और अगर उसे जल्द से जल्द नहीं निकाला गया तो कुछ भी हो सकता है। और फिर जिसके बाद जेसिका भारी भारी बीमारियों के नाम लेने लगती है जिससे मिसेस पार्क पूरी तरह डर जाती है, जिसका फायदा जेसिका को मोटी फीस के रूप में मिलता है। वैसे जेसिका ने ये सब जानकारी गूगल की मदद से हासिल की थी। इन्हीं सब बातचीत के दौरान मिस्टर पार्क भी वहाँ आ जाते हैं और वो अपने ड्राइवर से जेसिका को उसके घर पहुंचा आने को कहते हैं, पर जेसिका बीच में उतर जाती है। वो नहीं चाहती थी कि उसकी सच्चाई मिस्टर एंड मिसेस पार्क को पता चले, पर जाते जाते वो अपने कार के बैक सीट के नीचे अपना अंडरवेयर छोड़ देती है और इसका परिणाम अगले ही दिन दिखाई देता है। जब मिस्टर पार्क को वो अंडरवेयर मिलता है तो वो उस ड्राइवर पर शक करते हुए उसे लौंडियाबाज समझकर उसे नौकरी से निकाल देते हैं और जिसके बाद पार्क फैमिली में एंट्री होती है कीवो के पिता की एज ए ड्राइवर और जिसके बाद बच जाती है पार्क फैमिली की पुरानी नौकरानी जो थोड़ी अजीब है लेकिन वफादार भी है। किम का परिवार मिलकर उसके खिलाफ एक प्लान बनाते हैं। उसे पीच एलर्जी होती है। ये जानने के बाद कीजून बार बार उसके ऊपर पीच का पाउडर उड़ाती है जिससे उसे खांसी होने लगती है और एक जूस कप में टिश्यू पेपर लगाकर ऐसा दिखाया जाता है कि जैसे वो खून की उल्टी कर रही है। ये देख मिसेस पार्क डर जाती है, उस नौकरानी को निकाल देती है
और फाइनली पार्क फैमिली में कीवू की माँ की एंट्री होती है एज ए नौकरानी। अब किम परिवार का हर सदस्य पार्क फैमिली के घर में किसी न किसी रूप में मौजूद होता है। केविन टीचर के रूप में, जेसिका आर्ट थेरेपिस्ट के रूप में, कीट एक ड्राइवर के रूप में और जुन सोक हाउसकीपर के रूप में। लेकिन सबसे खास बात यह होती है कि पार्क फैमिली को ये नहीं पता होता है कि ये सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। किम परिवार अब पार्क फैमिली में पूरी तरह से सेटल हो चुका है, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा होता है। और तभी आता है कहानी में ट्विस्ट। एक दिन पार्क फैमिली छुट्टी मनाने चली जाती है और जिसका फायदा उठाकर किम परिवार उस घर में पार्टी बनाने लगता है जैसे कि उन्हीं का घर हो। खाना, शराब, नाच गाना सब कुछ मजे में चल रहा होता है। और तभी दरवाजे की घंटी बजती है। दरवाजा खोलते ही सामने खड़ी होती है वही पुरानी नौकरानी जिसे उन्होंने धोखे से नौकरी से निकलवाया था। उसका चेहरा अजीब सा और डरा हुआ होता है। इसके बाद वो नौकरानी कहती है कि मैं कुछ अंदर भूल गई हूँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? किम परिवार उसे देखकर चौंक जाता है। वो उसे अंदर आने के लिए मना नहीं कर पाते। नौकरानी धीरे धीरे किचन के पास जाती है और फिर वहाँ से फ्रिज को हटाती है और उसके पीछे एक छुपा हुआ दरवाजा निकलता है। नौकरानी उस दरवाजे से नीचे तय खाने तक जाती है। किम परिवार भी उसे फॉलो करता है और नीचे चला जाता है और देखता है कि एक गुप्त बंकर जिसमें रह रहा है नौकरानी का पति। ये आदमी पिछले 4 सालों से वहाँ छुप के रह रहा होता है क्योंकि उस पर बहुत सारा कर्जा होता है। मिस्टर पार्क को भी इस बंकर के बारे में कुछ नहीं पता होता है। ये घर पहले जिस आर्किटेक्ट ने बनाया था उसने युद्ध के डर से ये बंकर बनवा रखा था। पहले तो नौकरानी और उसका पति किम परिवार से मिन्नतें करने लगता है उन्हें बस यहाँ रहने दे, लेकिन जब नौकरानी को इन सब की सच्चाई का पता चलता है तो वो लोग इन्हें ही धमकाने लगते हैं। और जिसके बाद नौकरानी वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगती है जिसमें पूरा किम परिवार को उसके असली रूप में दिखाया जाता है। अब दोनों परिवार एक दूसरे को धमका रहे होते हैं। दोनों ने झूठ बोला था, दोनों छुप कर रह रहे थे और दोनों को इस घर पर कब्जा चाहिए होता है। और इसी फिल्म में दिखाया गया है कि आखिर गरीब ही क्यों गरीब का दुश्मन बनता है। और इसी बीच इन सब के बीच हाथापाई के कारण नौकरानी सर के बल नीचे गिर जाती है और उसे गहरी चोट लग जाती है। नौकरानी को जमीन पे पड़ा छोड़ उसके पति को रस्सी से बांध दिया जाता है। किम परिवार वो वीडियो भी डिलीट कर देता है और लगता है सब कुछ अपने अंडर कंट्रोल में है कि तभी पार्क फैमिली वापस आ जाते हैं। ज्यादा बारिश के कारण उन्होंने ट्रिप कैंसिल कर दी होती है। किम परिवार के पास कुछ ही मिनट होते हैं। वो जल्दी जल्दी घर को साफ करते हैं, खाने को हटा देते हैं और खुद को छुपा लेते हैं। मिसेस पार्क को इन सब पे कोई शक नहीं होता है। वहीं नौकरानी का पति अब भी बेसमेंट में नीचे बंधा पड़ा है और उसके सामने पड़ी उसकी पत्नी खून से लथपथ। रात में मिस्टर एंड मिसेस पार्क लिविंग रूम में ही सो जाते हैं और वहीं टेबल के नीचे छुपा है कीवू की बहन कीवू और उसके पिता। और वो सब मिस्टर एंड मिसेस पार्क की बातचीत सुनने लगते हैं और यहीं पे मिस्टर पार्क की एक लाइन कीवू के पिता को अंदर से झकझोर देती है। मिस्टर पार्क कहते हैं कि उस ड्राइवर से मुझे गंध आती है, सबवे की गंध, जैसे पुराने लोगों की, निचले स्तर के लोगों की। ये बात कीवू के पिता के आत्मसम्मान को ठोस पहुंचाती है कि तुम चाहे अमीरों के लिए कितना ही वफादार क्यों न रहो, उनको तुमसे गंध हमेशा आती है। खैर किसी तरह बचते बचाते किम फैमिली जब अपने घर पहुंचते तो उनका बेसमेंट हाउस पानी में पूरी तरह से डूब चुका था। सब कुछ तबाह हो गया था, बिस्तर, कपड़े, खाना। उस रात किम फैमिली किसी तरह टॉयलेट रूम में बिताती है। अगले दिन पार्क फैमिली अपने बेटे द सो का बर्थडे मनाने की तैयारी कर रहा होता है। मिसेस पार्क फोन करके किम फैमिली को भी वहाँ बुला लेते हैं। हालत ठीक न होने के बावजूद भी उन्हें वहाँ आना पड़ता है। किम फैमिली एक बार फिर उसी हाउस में जा रहा होता है, लेकिन आज उन्हें अपमान महसूस हो रहा होता है। वो नौकरानी का पति अब भी बेसमेंट पे बंधा होता है, लेकिन अब वो पूरी तरह से पागल हो चुका था। उसकी पत्नी जो मर चुकी थी, वो अपना सर दीवार पे पटकने लगता है और रस्सियां तोड़कर बाहर आ जाता है। बाहर बर्थडे पार्टी चल रही होती है। सब मेहमान बच्चे बर्थडे पार्टी का एंजॉय ले रहे होते हैं और तभी नौकरानी का पति चाकू लेकर बाहर आता है और जेसिका पर हमला कर देता है। साथ ही कीवू के सर पे एक पत्थर से जोरदार मारता है जिससे उसका खून बहने लगता है और जिसके बाद कीवू वहीं जमीन पे नीचे गिर जाता है। दोस्तों की पुरानी यादें ताजा हो जाती है और वो दोबारा ट्रॉमा में चला जाता है। मिसेस पार्क ये देखकर चीखने और चिल्लाने लगती है। उस नौकरानी के पति को किसी तरह मौत के घाट उतार दिया जाता है। जब मिस्टर पार्क उसके पास जाते हैं तो उसे उन्हें गंध आने लगती है और ये सीन देखकर किम के पिता को अब सहन नहीं होता कि ये अमीर लोग हम गरीब लोगों से इतना भेदभाव क्यों करते हैं। और इसी गुस्से में कीवू के पिता उठते हैं और मिस्टर पार्क को छुरा मार देते हैं। हर कोई वहाँ से भागने लगता है, चीखने चिल्लाने लगता है और इसी का फायदा देखकर कीवू के पिता वहाँ से 9-2-11 होते हैं। पुलिस हर जगह कीवू के पिता को ढूंढ रही होती है मिस्टर पार्क की हत्या के इल्जाम में, लेकिन किसी को भी नहीं पता होता कि आखिर कीवू के पिता गए तो कहाँ गए। और जिसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ कीवू अब जाग चुका है। वो अजीब तरीके से खुद पे ही जोर जोर से हंसने लगता है। डॉक्टर बताता है कि उसके सर पर 2 बार भारी चोट लगी है। वह भाग्यशाली है कि बच गया है, लेकिन उसकी हंसी में जो दर्द है वो इस बात का सबूत है कि उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है। वो अब पहले जैसा नहीं रहा। पुलिस कीवू से पूछताछ करती है। उन्हें पता है कि उसका पूरा परिवार पार्क फैमिली के घर में नौकरी कर रहा था, लेकिन कोई सबूत न होने की वजह से वो सब बच जाते हैं। कीवू की माँ अपनी बेटी की चिता को देखकर खूब रोने लगती है। कई दिनों के बाद भी जब कीवू के
पिता को कोई नहीं ढूंढ पाता है, तब एक दिन कीवू उस पार्क हाउस के आसपास जाता है। वैसे अब इस घर को एक नए अमीर जर्मन परिवार ने खरीद लिया होता है। रात को जब वो पहाड़ी से उस घर को दूरबीन से देख रहा होता है तो एक लाइट उसे कुछ मोर्स कोड में कुछ ब्लिंक करती हुई नजर आती है। वो समझ जाता है कि ये कोड उसके पिता का है। उस नौकरानी के पति की तरह ही किम के पिता भी उस बंकर पे रहने के आदी हो चुके थे। दिन में छुप कर रहते और रात में मोर्स कोड के जरिए अपने बेटे को संदेश भेजा करते। हर दिन वो उसी किचन से खाना चुरा कर खाते और घर वालों से छुप कर जिया करते। और जिसके बाद एक दिन की वो अपने पिता को चिट्ठी लिखता है और कहता है कि पापा, मैं खूब पढ़ाई करूंगा, पैसे कमाऊंगा, अच्छा घर खरीदूंगा और जिस दिन मैं पार्क हाउस खरीद लूंगा उस दिन आप बंकर से बाहर आ जाएंगे। और उसका सपना हमें दिखाया था कि वो एक बड़ा आदमी बन जाता है, एक सफल आदमी की तरह घर खरीदता है। और जिसके बाद उसके पिता बंकर से बाहर आते हैं, दोनों गले मिलते हैं, रोते हैं और एक साथ खाना खाते हैं। लेकिन फिर हम वापस उस बेसमेंट कमरे में लौटते हैं जहाँ की वो अब भी बैठा है, खिड़की से बाहर देख रहा है। और जिसके बाद ये बताता है कि जो भी हमने देखा था वो सब एक सपना था और सच्चाई ये है कि उसके पास पैसे नहीं है, घर नहीं है और पिता अब भी उस बंकर में फंसे हुए हैं। और व्यूअर्स, इसी के साथ ये मूवी यहीं पे समाप्त हो जाती है। ये मूवी लास्ट में एक सवाल पूछती है कि क्या किम परिवार ने सच में गलत किया था या बस वो एक सिस्टम के शिकार थे। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ ये मूवी आपको पसंद आई हो।